नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं नगमा। एक कहावत है कि सेहत सबसे बड़ी दौलत है। आप मानते हैं कि ये सही है? और जो सेहत है वो सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है आपके खान पान से। तो आज फिर हम लोग बात करेंगे कि हम जो खा पी रहे हैं वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदेह है। वो इसलिए क्योंकि अब बहुत ज़्यादा चर्चा इस बात पर है कि क्या खाना सही, क्या गलत। आप वेजिटेरियन हैं कि नॉन वेजिटेरियन हैं, मीट बेस्ड खाना बेहतर है या प्लांट बेस्ड, वीगन बेहतर है या क्या। और दूसरे की प्रोटीन सप्लीमेंट्स बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दुनिया भर के हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको अलग अलग तरह के ज्ञान देते हैं। तो इस ज्ञान में से आपके लिए सही जानकारी आप अपने लिए कैसे छांटें, किस बात को कितना माने, ये चर्चा एक बार फिर इसलिए हो रही है क्योंकि हाल ही में ICMR NIN की कुछ गाइडलाइंस आई जिसमें ये बात भी कही गई बहुत सारी बातों के साथ कि ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इसे लेकर बहुत खलबली मच गई क्योंकि जिस तरह से फिटनेस सेंटर्स और जिम शहरों में, छोटे शहरों में, गांवों में फैले हैं और जितनी दुकानें प्रोटीन सप्लीमेंट्स की हैं कि कोई गिनती नहीं है कि जो सप्लीमेंट्स बिक रहे हैं वो सही भी हैं या नहीं। इसलिए एक बार बहुत ज़ोर शोर से ये चर्चा हो रही है कि अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपके लिए नुकसानदेह हैं तो फिर क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब हमारे साथ यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पैनल मौजूद है जिसमें तमाम तरह के लोग हैं। डॉक्टर्स भी हैं, एथलीट्स भी हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, जिम से जुड़े लोग हैं और मेरे इर्द गिर्द 2 चैंपियंस भी बैठे हुए हैं। इन सब से हम ये समझना चाहेंगे कि इन लोगों ने अपनी अपनी फिटनेस और सेहत के लिए क्या किया है। और मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, आपको पहले मैं मिलवा दूँ इन तमाम लोगों से। तो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं रजनीश कपूर जी जो अध्यक्ष हैं कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल, नेहा रस्तोगी हैं जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर हैं, भूपेंद्र सिंह धवन हैं जो अगेन अवार्डी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं और द्रोणाचार्य जिम जो हैं उसके MD हैं, निधि साहनी डाइटिशियन, अमित खन्ना जिनके नाम रिकॉर्ड है 100 मीटर्स का और एथलेटिक कोच हैं, और हमारे साथ डॉक्टर SK सरीन जुड़ गए हैं। SK सरीन साहब से समझेंगे कि क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे साथ 2 खास लोग हैं, सुरिंदर सिंह जो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं 2019 और 2022 में और कॉमनवेल्थ चैंपियन 2023 में, और साथ ही रितेश डोगरा जो मिस्टर ओलंपिया रहे 2023 में, नंबर 1 रैंक होल्डर इन वर्ल्ड 2023, कॉमनवेल्थ चैंपियन ईयर 2023। तो ये तमाम लोग जो हैं वो अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख रहे हैं। शुरुआत करते हैं इस बात को समझने से कि जो ICMR की गाइडलाइंस आई हैं उस पर सबसे पहले आप तमाम लोग से बहुत क्विक रिएक्शन। अमित जी, आपको जब ये गाइडलाइंस के बारे में पता चला तो क्या पहला रिएक्शन था आपका अबाउट प्रोटीन सप्लीमेंट्स? जी मुझे तो बहुत खुशी हुई कि ICMR ने ऐसी कोई गाइडलाइंस पास की है, बिकॉज आई हैव बीन टेलिंग माय एथलीट्स कि प्रोटीन एक लिमिट में लीजिए, ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो आपकी किडनी और लिवर में इफेक्ट होगा। तो जब आप प्रोटीन अपनी ज़रूरत से ज़्यादा 0.8 to 2.2 ग्राम आपको आपकी लिमिट होनी चाहिए। एक नॉर्मल आदमी की 0.8 ऑफ योर बॉडी वेट तो मतलब अगर आपका 50 किलो वेट है तो 40 ग्राम प्रोटीन आपको रोज चाहिए। और एक अगर स्पोर्ट्समैन है तो 50 किलो अगर आपका वेट है तो 100 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी किडनीज पे इफेक्ट पड़ेगा, आपका लिवर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आपने कहा ना कि आपको बहुत खुशी हुई, इसका मतलब कि इस बात की चिंता थी कि कुछ लोग ज्यादा ले रहे हैं प्रोटीन अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। मैं आऊंगी वापस कि कितना लेना चाहिए कितना नहीं। डॉक्टर साहब, ICMR की गाइडलाइंस जरूरी थी क्या? इस वक्त उसके नुकसान दिख रहे थे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था। जो लोग जिम जाते हैं उनको सडनली एडवाइस किया जाता है अब आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेंगे तो जल्दी आपका बॉडी बन जाएगा, या एथलीट्स के लिए उनको कुछ हद तक एडवांटेज लगता है भी, उनका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। बट पीछे वो क्या हार्मफुल इफेक्ट्स के साथ प्रोटीन पाउडर्स आ रहे हैं उसको कोई नहीं देख पा रहा। फ्रैंकली आई टेल यू, आई गॉट फ्यू पेशेंट्स इन माई OPD जो बहुत तेज़ी से बॉडी बनाने के चक्कर में ये प्रोटीन पाउडर्स ले रहे थे एंड दे लैंडेड अप विद सम ऑलमोस्ट फेटल कॉम्प्लिकेशंस। वी कुड सेव देम। उनके ब्लड के अंदर क्लॉट बन जाते हैं, उनसे लंग्स के अंदर क्लॉट जा सकते हैं, किडनी फेलियर्स हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास मिले। तो ये बहुत ही जहन में रखने वाली बात है भी। इस कोई शॉर्टकट नहीं है बॉडी बनाने के लिए, नेचुरल चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके यहाँ जो कोचेस आते हैं, ट्रेनर को जानिए, तो आप लोग क्या स्टैंडर्ड रखते हैं, उसको किस तरह से रखा जाता है कोचेस को? देखिए, सारे ही ट्रेनर्स या एक्सपीरियंस होते हैं, प्रोफेशनली सर्टिफाइड होते हैं
उनको हर तरीके से न्यूट्रिशन और वर्कआउट से रिलेटेड उनको सब पता है, एनाटॉमी जानते हैं वो लोग। कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें जिम से रिलेटेड वहाँ पर आती है तो वो उनमें कैपेबिलिटी है कि वो वहाँ पर हम अपने क्लाइंट को गाइड करें। जिम में इतनी ज़्यादा इस तरह की घटनाएं आई निधि के लोग जिम जा रहे हैं, देखने में बहुत फिट हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं और अचानक से कुछ हो जाता है। मैं नहीं कह रही कि सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट की वजह से, पर कुछ तो रॉन्ग गलत है जिस तरह आप अपना हेल्थ को देख रहे हैं। आप डाइटिशियन भी हैं, आपने आईसीएमआर की जो गाइडलाइन पढ़ी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक संतुलित आहार की बात है, सही खाद्य पदार्थ का सेवन है, पर समझ नहीं आता लोगों को। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है कि क्या सही आपके लिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम पैकेट्स में खाना खा लेंगे कैलोरी गिन के तो वो सही है। क्या एडवाइस करती हैं आप? अगर हम देखें जो भी चीज़ पैकेट में आ रही है वो नेचुरल नहीं है, वो सिंथेसाइज्ड है। साथ ही हमारी बॉडी की एक कैपेबिलिटी है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है उसी को ही अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करती है। जो प्रोटीन पाउडर भी है, इवन आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई हर्ड दिस बिकॉज आई नेवर रिकमेंड प्रोटीन पाउडर्स, क्योंकि जो भी सिंथेसाइज कंसनट्रेटेड फॉर्म में आपको प्रोटीन, वे प्रोटीन मिल रहा है, उसके अंदर ना ही सिर्फ वे प्रोटीन है, साथ ही हैवी मेटल्स हैं, मेल्टाडेक्स्ट्रॉन है, जिसकी वजह से हमारे लीवर के ऊपर काफ़ी बर्डन पड़ता है, साथ ही किडनीज पे, क्योंकि किडनी ही एक ऐसी चीज़ है जो प्रोटीन के वेस्ट को फिल्टर करती है। जब हम ओवर यूज ऑफ प्रोटीन अभी तक ये सब बातें क्यों नहीं बताई जा रही थी लोगों को? अब आईसीएमआर गाइडलाइंस आई हैं तब ये चर्चा हो रही है कि लिवर किडनी पे कितना असर पड़ रहा है। Whenever a client has told me कि he wants to take or she wants to take protein powder, तो I have never recommended that. But मेरे पास कई ऐसे clients भी हैं जो ओवर यूज ऑफ प्रोटीन की वजह से मेरे पास आए हैं किडनी इश्यूज लेके और हमने उनके इश्यूज सॉल्व करे हैं। तो आई नेवर रिकमेंड कि हमें प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए। ओवर इनटेक ऑफ प्रोटीन और जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं, जो सप्लीमेंट्स हैं, किडनी और लिवर पे क्या असर डालते हैं, किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, कितनी क्षमता है हमारे शरीर को ये बाहरी सप्लीमेंट्स को डाइजेस्ट करने की? देखिए, पहले तो वर्ड सप्लीमेंट को समझना है। जो लोग डेफिशिएंट हो उन्हें सप्लीमेंट चाहिए। अगर आप पहले ही नेचुरल फूड, सीरियल्स या पल्सेस या एग्स या फिश आप ले रहे हैं, देन यू आर ओके। ओनली दोज पीपल जिनको की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली सप्लीमेंट का मतलब है कि आप अपना खाना ठीक से नहीं ले रहे। और प्रोटीन सप्लीमेंट्स स्पेशली यंगस्टर्स में इतना कॉमन हो गया है, जैसे डॉक्टर साहब ने, मेरे कलीग, सारे लोगों ने कहा, इससे काफ़ी नुकसान हुआ। लिवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, SGOT SGPT बढ़ जाता है, कई बार यूरिक एसिड के लेवल्स हाई हो जाते हैं, and in fact extra proteins can also convert into high fat containing lipids। तो मेरे विचार से नॉर्मल जैसे सीरियल्स टू पल्सेस का रेशो 2:2 या 3:1 का होना चाहिए। एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंट्स, हाँ, अगर आपको लिवर डिजीज है या आपके पैरों पे स्वेलिंग है या कोई और डिजीज है, अगर डॉक्टर कह रहा है तो लीजिए, अदरवाइज नॉट। एंड ए गुड प्रोटीन, उनको बड़ा भ्रम होता है कि वेजिटेरियन है, वेगन है, इसे कहाँ से प्रोटीन मिल रहा है। वेजिटेरियंस को उतना ही प्रोटीन आपके सीरियल से या पल्सेस से या नट्स से मिल जाता है जितना नॉन वेजिटेरियंस। तो ये भ्रम है कि हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना है। तो एक यहाँ पे डॉक्टर सरीन, एक सवाल, यहाँ पे एक बच्ची है, एक छोटी सी 9 साल की, इसका एक सवाल था, इसी से जुड़ा हुआ, मुझसे कह रही थी, माइक ले लो आप। ये सवाल पूछना चाहती थी कि फिर ये मार्केट्स में चीज़ें क्यों हैं? आई एम राधिका एंड मेरा सवाल है कि एज ए 9-year kid, अब आई डोंट नो कि मेरी सेहत के लिए, कि मेरी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है या फिर क्या बुरा है। लाइक एन एग्जाम्पल, एक जूस, तो अब मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि ओके जूस पियो, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, बट व्हेन इट कम्स टू द स्कूल कैंटीन और स्टोर्स, शॉप्स नियर बाय, दे से कि मत पियो, इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते, दैट्स बैड फॉर योर हेल्थ। ऐसा क्यों? नाउ आई एम कंफ्यूज्ड, शुड आई ड्रिंक जूस और शुड आई नॉट? सही बात है, वही बात जो हम पहले कह रहे थे कि बहुत कंफ्यूजन है, खाना बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है कि जूस भी पिए या ना पिए। तो कैन जूसेस हैं, पैकेज जूसेस हैं। डॉक्टर सरीन, इस बच्ची का आप जो कंफ्यूजन है वो दूर करेंगे? मैं अच्छा जवाब दूंगा राधिका आपको, एंड आपने मेरे दिल की बात अपनी जुबान से बोली है, थैंक यू। मेरे पास थोड़े दिन पहले एक बच्चा आया, उसकी उम्र थी 11 साल, उसका वजन था करीब 90 किलो, 90 kg का बच्चा 90 था, किलो 90 kg एट 11 years। और उसको 2 ही शौक थे, चिप्स खाने का और ज्यादातर स्वीट्स लेने का। पर उसके मदर फादर ने मना नहीं किया उसे। जब उसका मैंने ब्लड प्रेशर देखा तो उसका BP 120/90,
उस एज में तो 160 होना चाहिए, बट पेरेंट्स ने कभी नहीं रोका। तो पहली जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स की, स्कूल्स की या आसपास की सोसाइटी की है कि बच्चे को क्या खाना है क्या जी। नहीं, बच्चे को थोड़ी पता है। तो हेल्थ एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्कूल एजुकेशन। बिल्कुल। आप ही पीना है ये जूसेस, हाँ घर का फ्रेश जूस हो ले सकते हैं, पर दिन में 5 ऑरेंजेस से ज्यादा ना बच्चों को ना बड़ों को लेना है। दैट इज इक्विवेलेंट टू योर शुगर रिक्वायरमेंट फॉर द होल डे, उससे ज्यादा नहीं। भूपेंद्र सिंह जी, वो दौर रहा है जब बिना इन सप्लीमेंट्स के भी लोग वर्जिश करते थे और चैंपियनशिप जीतते थे। जी। कैसे, आप अपना तजुर्बा मैं 90s में शुरू किया मैंने ये जिम। और पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे फ्री में कोचिंग कराता था कि मुझे 1982 में पहला एशियन गेम्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अमित जी जानते होंगे, बच्चे होंगे, एक जिम लगाया पूना की कंपनी ने। तो मैंने अपने जो फिजिकल डायरेक्टर थे, मैंने सर मुझे लगाइए, मुझे मशीनों का एक्सपीरियंस हो जाएगा। दैट वाज द फर्स्ट जिम इन इंडिया, पूना की कंपनी थी। तो वहाँ से मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस लेके फिर मैंने अपना स्टार्ट किया। अब इतने क्वेश्चंस रहे, और माय वाइफ बिलोंग्स टू अ मेडिकल लाइन, शी रिटायर्ड फ्रॉम ऑल इंडिया मेडिकल। तो पहले मैंने बुक्स ली और मैंने कहा भैया मैं हूँ पहलवान आदमी, बिकॉज आई वॉज अ वेट लिफ्टर। मुझे पहले ये चीजें समझा। यू वर अ पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि आप किस तरह से करते थे, आप लोग क्या खाते थे? तो मैं अभी बता रहा हूँ, हमें भी इस चीज का अंदाजा नहीं था कि क्या खाना है। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इस लाइन में आया, बुक्स पढ़ी, डॉक्टर्स कुछ मेरे जानने वाले थे उनसे मिला, तो फिर मैंने कहा अब सप्लीमेंट तो थे ही नहीं, और मुझे चैंपियन भी तैयार करने थे। पहला मेरा मिस्टर इंडिया और कॉमनवेल्थ चैंपियन बना ईयर 2000 में, दिनेश असवाल। अब कोई डिब्बा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमने क्या किया, दालें ली स्प्राउट्स, वो दिन में 2 बार, दही और आलू का शेक, उसमें धनिया पुदीना भी डाल दिया। ये देसी जुगाड़ है, अंडरस्टैंड, बिफोर वर्कआउट, लंच में। और बॉइल्ड चावल ले लिए, वो आज भी करोगे तो कामयाब है। ये क्रिएटिन लेते हैं ना, देखो बॉडी 2 ही चीज पे खड़ी है, एक है कार्बोहाइड्रेट्स और एक प्रोटीन। जी। आपको पता ही नहीं, बहुत सारे जिमों में सरकार को ये भी करना चाहिए कि ट्रेनर क्या बोलता है, फीस नहीं है कोई बात नहीं, सप्लीमेंट ले ले। उसको पता है 1000 रुपए फीस में क्या बनेगा, 5-6 हजार का डब्बा पेलूंगा, वो भी डुप्लीकेट। अंडरस्टैंड जी। ये भी तो एक, आप तो प्रोटीन की बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट डुप्लीकेट भी बहुत है। तो उस केस में ये कितना इंपॉर्टेंट है समझना कि सप्लीमेंट डुप्लीकेट है अभी। और उनको लेने की भी, एक लड़का था मेरा, मेरे साथ गया इंग्लैंड, मेरे स्टूडेंट, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो मैं पीछे वार्म अप रूम में गया, तो वो प्री वर्कआउट ले रहा था। अब उसमें कैफीन है, अगर आप प्री वर्कआउट शाम को लेते हो, दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, तो आपको पूरी रात नींद नहीं आएगी, पूरी रात नींद नहीं आएगी। पहले उसने ब्लैक कॉफी पी, उसके ऊपर प्री वर्कआउट कैसे, पानी में भी नहीं डाला, सीधा मुंह में डाल लिया। उसने कहा स्पीड से काम आ जाएगा। ये बता रहा हूँ बिना नॉलेज की बात। और ऊपर से पानी पी रहा है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, कह रहा गुरुजी। मैंने कहा यार तू मरने के काम कर रहा है। एक प्रो प्रोटीन लॉबी भी हो गई है और एक दूसरी लॉबी भी होगी, तो आप क्या एडवाइस करते हैं अपने बच्चों को जिन्हें आप ट्रेन करते हैं? जैसे इन्होंने प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स की भी बात की, परफॉर्मेंस एनहांस भी करना होता है एथलीट्स को, पर उसमें बहुत ही एक बारीक लाइन है। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो एक बच्चा जो आम जिम कर रहा है, और एक वो बच्चा जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। जो आम जिम कर रहा है, जो आम एक्सरसाइज कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, उसके लिए जो नॉर्मल डाइट है जिसमें अंकुरित दाल, पनीर, टोफू, फिश, चिकन, मतलब ये उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी तरीके से फुलफिल हो जाएंगी। जो बच्चा प्रोफेशनल एशियन गेम्स, ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये एडवाइस है, बिफोर टेकिंग एनी सप्लीमेंट गो फॉर ए ब्लड टेस्ट। आप उसके बाद एक डॉक्टर के पास या एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए, अपनी ब्लड रिपोर्ट्स दिखाइए किस चीज़ की कमी है। अगर आपके पास कमी ही नहीं है उस चीज़ की, तो उसको अपने बॉडी को ओवरबर्डन करने की क्या ज़रूरत है। आपका शरीर एक ऐसी मशीनरी है जो हर चीज़ बनाता है। पहले मिल्खा सिंह, गुरबचन सिंह रंधावा के टाइम भी स्पोर्ट्स हुई हैं, और ये BCAA, प्रोटीन, प्री वर्कआउट, ये सारी चीजें नहीं अवेलेबल थी। दिस इज ऑल इन योर बॉडी। आपने जब अपनी रिकॉर्ड्स बनाए उस वक्त में क्या आप लोग क्या खाते पीते थे और कैसे ट्रेन करते थे? हम लोगों के टाइम तो न्यूट्रिशन भी, मतलब जिसे कहते हैं अवेयरनेस नहीं थी। हम तो वर्कआउट के बाद भी आलू के परांठे खा रहे होते थे, और हम लोग वर्कआउट के पहले भी आलू के परांठे खा रहे होते। तो कोई पूछता था डाइट, तो जी आलू के परांठे, गोभी के परांठे और सफेद मक्खन। सो दैट इज द प्रॉब्लम। और ये जो बिजनेस है, ये जो हमारी जो जनरेशन है, वेरी इनोसेंट पीपल,
और इनकी वीकनेसेस का सारी कंपनीज फायदा उठा रही है। वीकनेस नंबर 1, इजी वे आउट, शॉर्ट टर्म गोल्स। उनको चाहिए 1 महीने में रिजल्ट। कह रहे जिम के कोच साहब मेरे को आप जैसी बॉडी बनानी है, बताओ। वो अपने हर प्रोटीन के डब्बे में 2-3 हज़ार रुपए बनाते हैं और वो एक डब्बा उनको पेल देते हैं। तो हमारी सेहत से जुड़ी ये बातचीत जारी रहेगी, एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। प्रॉब्लम एक ये भी है कि जो जिम है उसमें ज्यादातर लोग जो जाते हैं वो बॉडी बना के आते हैं, तो मुझे लगता है एक खोखली बॉडी होती है जहाँ से बाइसेप्स बन के लोग आते हैं और वो हेल्दी नहीं होते अगर हम बात करें तो रिक्शे वाले के भी मसल्स हैं जी, वो मेहनत कर रहा है बट वो प्रोटीन नहीं ले रहा है, ठीक है ना। हाँ, वो अपना खाना खा रहा है, दाल चावल रोटी दाल पनीर जो खाता है वो, लेकिन वो मेहनत कर रहा है इसलिए वो मसल बना रहा है। क्योंकि जब हम कोई भी वर्कआउट करते हैं हैवी तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जाके उसके अंदर जो भी हम खाते हैं वो एब्जॉर्ब होता है। तो अगर ज़रूरत नहीं है हमें किसी भी सप्लीमेंट्स पे जाने की, हमारी बॉडी की खुद की एक कैपेबिलिटी है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। तो हम अगर अच्छा खान पान रखेंगे, अच्छा लाइफस्टाइल रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, गुड स्लीप लेंगे तो हमारी बॉडी खुद ही अच्छा जवाब देगी। एक चीज जिस पे असर होता है, डॉक्टर साहब आपके पास आ रही हूँ, वो कि बॉडी की जो कैपेसिटी है, जो मेटाबॉलिज्म है या फूड को ब्रेक डाउन करने की जो क्षमता है, उस पे भी असर पड़ता है ये ओवरबर्डन करने से लिवर को। बिल्कुल। इसमें बड़े सारे और भी फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर मैं और ऐड करूंगा। एक पेशेंट आए हमारे पास, तो उन्होंने कुछ वेट लॉस किया। वेट लॉस का जब कारण पूछा हमने भी कैसे वेट लूज हुआ आपका, तो ही typically mentioned to me that I started having protein supplements. Okay. So होता क्या है, प्रोटीन सेटाइटी देते हैं, यू नो, प्रोटीन से फुलनेस आती है, तक भूख नहीं लगती। हाँ, तो बाकी कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम हो जाता है, प्रोटीन ले लिए। अब वो लिया उसने प्रोटीन सप्लीमेंट से जिसके अंदर बड़ी सारी और हार्मफुल चीजें हैं, तो उससे वेट लूज तो हो गया बट अंदर से बॉडी खोखली होने लग गई। सारी चीज पे असर आता है। अगर हम इस बैलेंस को टिल्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का जो बैलेंस बॉडी को चाहिए उसको हम, और वो भी हम जो हार्मफुल चीज़ें साथ लेंगे, जैसे क्रेटीन क्यों लिया जाता है, क्रेटीन से मसल्स के अंदर वाटर बढ़ता है तो मसल्स स्वोलन लगते हैं, स्वेल लगते हैं, तो उसमें एक शॉर्ट टर्म गेन आ गया, भी मसल्स थोड़े बड़े लग रहे हैं, बट क्रेटीन ऑल्सो इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। अब किस तरह का नुकसान करता है? बहुत नुकसान है इसके। जब जैसे ही ये एक मिकदार से ऊपर जाते हैं बॉडी के अंदर तो डाइजेशंस आपकी खराब हो जाती हैं, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम सारा हिलने लग जाता है। जैसा मैंने पहले बताया, एक बड़ी वजह है कि आजकल गट रिलेटेड इश्यूज बहुत है। एब्सोल्युटली बिल्कुल ये सही है। और इसके साथ साथ जो इसके साथ में फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, जो इसमें साथ में शुगरिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ऐड किया गया, वो सारी आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अल्टीमेटली यू आर लूजिंग ऑन एनीथिंग। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, साइंटिफिकली सिर्फ 9 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है, जो बॉडी नहीं बनाती है, उनको हमें डाइट में लेना ही है। तो या तो वो जो नॉन वेज ले रहे हैं उसमें पूरा हो जाता है, जो नॉन वेज नहीं ले रहे हैं, सोया प्रोटीन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ दीज 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। चाहे वो टोफू है, चाहे वो सिंपल एडमामे ये सोया की बीन्स आती हैं, जी। आजकल उस पे भी बहुत है। एक कटोरी सोयाबीन 20 ग्राम प्रोटीन दे सकती है आपको। अच्छा, नेचुरल खाना खाना दो। तो आप दोनों लोग जब आप अपनी चैंपियनशिप जीत रहे थे, आप बताएं, लोग सुनेंगे और विश्वास करेंगे आपकी बॉडी देख कर कि हाँ ये खा के भी बॉडी बनती है। रितेश जी, क्या खाते पीते हैं आप ट्रेनिंग के दौरान? मैं ज़्यादा नेचुरली प्रेफर करता हूँ और सप्लीमेंट बहुत ना के बराबर। आप मेरा जिम बैग भी चेक कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। एक्चुअल में दिन की शुरुआत होती है केले और दही के साथ, ताकि थोड़ा पेट ठीक रहे। उसके बाद फर्स्ट मील जिसमें ओट्स और पीनट बटर, ड्राई फ्रूट्स, ये सब कुछ मिक्स करके स्मूदी। फिर उसके बाद बिफोर वर्कआउट आलू और दही, उसका शेक। दही और आलू का शेक, जी ओके। वो थोड़ा आपको सुनने में अजीब सा लगेगा, हाँ, वो खाने में अच्छा लगता है। प्री वर्कआउट है, समझ लीजिए। अच्छा, ओके। फिर पोस्ट वर्कआउट में वाइटैक में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि फैट कुछ ऐसा ना है, क्योंकि डाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। आप भी बताएं कुछ शेप, आप क्या खा रहे पी रहे हैं? डाइट हमारी वैसे सेम ही है ज़्यादातर तो। और मेरा एक ये कहना है, जैसे और मेहनत लगती है बॉडी बनाने में, ये भी बता दीजिए लोगों को। कैसा नहीं कि बस जिम गए और बॉडी बन गई। मेहनत लगती है। ये है कि जैसे मैं तो ये कहना चाहूँ, जैसे लोग प्रोटीन लेते हैं, डिब्बा खरीदते हैं, मेरा मानना है कि आपने 5,000 रुपये उसमें खर्च किए, आप वो दिन में अगर नॉन वेज खाते हो, अंडा चिकन या वो डाइट है, आप वो पैसा उसमें खर्च करो।
आप उधर खर्च करते हो और डाइट खाते नहीं हो, सोचते हैं ऐसी बॉडी बन जाएगी, क्योंकि आपकी जो डाइट है और एक्सरसाइज का लेवल है बॉडी भी उसी से बनेगी। और ज़्यादा ये सप्लीमेंट की तरफ मैं भी मुझे भी अभी 29 ईयर हो गए जी इसी लाइन में, इसी लाइन में। तो मैं तब से कर रहा हूँ, तो आज भी मैं बिल्कुल नेचुरल डाइट पे रहते हैं हम। अच्छा डॉक्टर सरीन, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि वी वर ऑन ICMR गाइडलाइंस और पर्सनल एक्सपीरियंस और जो इतने रेस्पेक्टेड रेसलर्स और लोगों ने बताया, पर मैं 3-4 चीजें कहूंगा। गाइडलाइंस में ये स्पेशल कहा गया है कि ट्यूबर्स जैसे पोटैटो को अवॉइड करके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पेशली कलर्ड वेजिटेबल्स को ज़्यादा यूज़ करें। और एक बहुत वर्ल्ड का बेस्ट जर्नल है जिसे नेचर कहते हैं हम लोग, अल्टीमेट जर्नल है, उसमें 3 साल पहले ये छपा कि पोटैटो खाने से आपके बैक्टीरिया पेट के जो बदलते हैं वो उतने ही बुरे या गड़बड़ हो जाते हैं जैसे रेड मीट खाने से। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें। मैं मानता हूँ रेसलर्स बहुत अच्छा पोटैटो और वो शेक ले रहे हैं, पर मैं एज ए डॉक्टर, एज ए लिवर गाय ये एडवाइस करूंगा कि कम यूज हो पोटैटो का, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा यूज हो। सही कहा आपने, और शायद इसलिए क्योंकि वो रेसलर्स या बॉडी बिल्डर्स हैं तो उतना वो बर्न भी कर रहे हैं, और अगर आपकी लाइफ सेडेंटरी है, आप ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं तो। नगमा जी, एक सेकंड पॉइंट और है जो ICMR गाइडलाइंस में बिफोर आई लीव में बताना चाहूंगा। उन्होंने 2000 किलो कैलोरी सबके लिए बताई हैं या 1800, पर वो उन लोगों के लिए जो चलते फिरते हो। आजकल लोग चलते फिरते नहीं हैं जी। तो मैं कहूंगा कि ये थोड़ा सा ICMR ने हमारे साथ जेनरोसिटी की है इंडियंस के साथ, थोड़ा सा कम अगर कैलोरी वेट रखें। BMI 23 को हम अगर 19 ले आए, जो फ्यूचर की गाइडलाइंस होंगी, पतले दुबले हों, आपने जैसे मेंटेन किया, सारे लोग पतले दुबले रहें तो बहुत अच्छा रहे। एंड लास्ट पार्ट, एक ICMR के गाइडलाइन से थोड़ा मेरा मतभेद है। उन्होंने कहा है कि फीमेल्स जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको 10 से 12 किलो वेट बढ़ाना चाहिए, और ये उन लोगों के लिए है नॉर्मली, और हर महिला को 5 से 6 किलोग्राम वेट बढ़ाना चाहिए क्योंकि उसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है। फिर मैं बताना चाहूंगा कि आज वर्ल्ड में 10 से 12% बच्चे ओवरवेट से ओबीस पैदा हो रहे हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेगनेंसी के टाइम में उनको डायबिटीज हो जाती है, और वो मतलब अर्ली डायबिटीज के साइन है, और 5-7 साल में उनको डायबिटीज हो जाती है। तो प्रेगनेंसी में अधिक कैलोरीज, अधिक और चीजें ना लें जिससे कि उनका वेट बढ़े, और अगर ओवरवेट है तो मेंटेन करें। 5-10 किलो वेट बढ़ाना ना बच्चे के लिए ठीक है ना आपके लिए ठीक है, और खासकर भारत जहाँ पे वो डायबिटीज और अभी हार्ट डिजीजेस के भी हम एक तरह से अफसोस है कि बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। आपका एक सवाल किसी का था यहाँ से जी। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है, जैसे अभी बहुत सारे न्यूज़ ये आ रहे हैं कि जिम में लोग जा रहे हैं, बॉडी बहुत अच्छा है, दिखने में फिट है, बट दे डाई बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक या हार्ट फेल। तो ये इसका रीज़न ये जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट या वे प्रोटीन ये है, या ये भी है कि ओवर एक्सरसाइज करने की वजह से इनका हार्ट फेल हो रहा है? दोनों क्या रीज़न हो सकता है? दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो बहुत से पीछे हमने कुछ सेलिब्रिटीज, राजू श्रीवास्तव वाज जिमिंग एंड देन ही सडनली कोलैप्स्ड एंड वी कुडंट सेव हिम। सो या मुंजाल साहब बहुत कॉमन है। सो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहली बात, जो हमें बाहर से बॉडी हेल्थ दिख रही है वो हार्ट हेल्थ नहीं है। सो हार्ट हेल्थ की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक्सटर्नली अपीयरेंस और बॉडी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सो पहले कोई भी व्यक्ति जो जिम जा रहा है उसको अपना ये मुआयना कराना चाहिए, उसकी हार्ट हेल्थ क्या है। तो जिम जाना अच्छा है, ज़रूरी भी है, लेकिन उसके पहले अपनी अंदरूनी सेहत का भी ख्याल रखें। एक ब्रेक के बाद जारी रखेंगे हम ये चर्चा। जैसे एथलेटिक्स करते हैं, बच्चों को आप ट्रेन करते हैं, आप एथलीट हैं, तो एक कैपेसिटी भी पता होती है आपको अपनी, और आप सब कुछ करते हैं, स्ट्रेचिंग है, दौड़ना है, फिर आप जिम भी जाएं तो एक अलग बात है। कुछ आपने किया नहीं, जिम चले गए। बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये। सो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, 220 माइनस योर एज शुड बी योर मैक्सिमम हार्ट रेट। मतलब कोई एथलीट, हमने तो जैसे जिम में ट्रेडमिल पे लोगों को सुना है, फुटबॉलर्स भी खेलते हैं, क्या होता है कि जैसे बॉल आ गए कोशिश करते तेज पकड़ने की। So 220 minus your age should be your maximum heart rate.
अगर उससे ज़्यादा आप अपनी हार्ट रेट को एक्सीड कर रहे हो इन व्यू ऑफ एनी डेस्पिरेशन कि मैं गोल कर दूं या मैं थोड़ा और अपने आप को वो कर दूं, दैट इज ट्रबलसम। आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा। यू हैव टू सी रियल फिटनेस इज नॉट जिम फिटनेस, इट इज योर पल्स रेट, इट इज योर हार्ट रेट। जो भी एथलीट बहुत एक्सेसिव स्पोर्ट्स में एंगेज्ड है उनका स्क्रीनिंग ज़रूरी है। उसमें बहुत सिंपल से टेस्ट हैं, कोई बहुत लंबे चौड़े टेस्ट नहीं हैं। बट आजकल जो पेशेंट्स, जो व्यक्ति या जो फैमिलीज जिम में जा रही हैं और जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसकी किसी फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ का, जिसमें उसके फादर को या पीछे किसी को, अंकल को 50 से पहले हार्ट अटैक आया हो, तो उनको अपना स्क्रीनिंग ज़रूर करना चाहिए बिफोर गेटिंग एंगेज्ड इनटू दीज एक्टिविटीज़, जिसमें हम लोग कहते हैं एक स्ट्रेस टेस्ट, TMT बेस्ड एको के साथ टेस्ट कर लें। जब सरकार और सब जानते हैं कि ये हेल्थ सप्लीमेंट ठीक नहीं है हेल्थ के लिए, तो इसको बैन क्यों नहीं कर दिया जाता है? पहली चीज इसको बैन कर देना चाहिए। दूसरा एक और ऑप्शन, अगर बैन नहीं कर सकते, एक और ऑप्शन है कि ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिलनी चाहिए, जैसे कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड मेडिसिन मिलती हैं। और इसमें स्टैंडर्डाइजेशन भी होना चाहिए कि क्या सही क्या गलत, क्योंकि फेक सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा है ना। इधर भी माइक पास करेंगे प्लीज जी। वो भी और सप्लीमेंट की दुकान एक मिनट, इधर भी सवाल है। हाँ। जैसे हम लोग सिगरेट के लिए नीचे लिखते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, क्यों ना इनके नीचे भी लिखा जाए, या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती हैं, बट कितना इफेक्टिव है, गवर्नमेंट उस पे कितना काम कर रही है, उसकी जरूरत है। गाइडलाइंस ठीक है, I'll go one point beyond। एक बॉडी होना चाहिए जो सारे जितने सप्लीमेंट्स मार्केट में है एटलीस्ट उनको टेस्ट तो करे, उसमें हार्मफुल चीजें तो नहीं है। अगर हम बात करें मेटाडेक्सट्रॉन और फेक सप्लीमेंट, उसके भी कैटेगराइजेशन है। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं, हाँ, तो हमारी बॉडी में जाके इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं, जिसका बहुत बड़ा रीजन है कि IBS आजकल लोगों को बहुत हो रहा है, जो प्रोटीन पाउडर्स ले रहे थे या सप्लीमेंट्स ले रहे थे, तो उनका डाइजेशन बिल्कुल इधर उधर हो जाता है, जिसकी जिसकी वजह से न्यूट्रिशन जो है बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी डेफिशिएंसीज आती हैं। तो आप देख रहे हैं हम लोग आपके खाने की प्लेट में क्या वो चीज़ है जो आपके लिए फायदेमंद है और क्या नुकसानदेह, सप्लीमेंट्स कितने अच्छे हैं कितने बुरे। एक ब्रेक के बाद ये बातचीत जारी रहेगी। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि जैसे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन हर चीज़ का होता रहा, इसी तरह से सप्लीमेंट अभी तक जो ये जिम और वर्कआउट करने वालों के लिए थे, अभी मैं अपने आसपास देख रही हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, स्पेशली मैं हर्बल लाइफ नाम लूँगी, इन्होंने डाइट्स को पूरा रिप्लेस कर दिया है। फूड रिप्लेसमेंट्स हैं, लोग रात की डाइट और घर में महिलाएं अपने खुद यूज़ कर रही हैं, बच्चों को दे रही हैं, बुजुर्गों को भी दे रही हैं, इवन डायबिटिक्स को भी दे रहे हैं, और उन्हें तुरंत में असर भी दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद जो मेटाबॉलिज्म का होता है, जैसे आप बता रहे हैं कि, और जब वो वापस स्विच ऑन करते हैं अपनी रेगुलर डाइट पर, तो उसका क्या असर पड़ता है, और आप ऐसे महिलाओं को क्या सजेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल, ये दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड दैट दिस हैज टू बी रेगुलेटेड। ये बिल्कुल रेगुलेटेड नहीं है। हर्बल लाइफ वाले अपनी ऐड कर रहे हैं, बाकी और भी बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं जो सिंपली अब लोगों को ये हो गया वजन कम करना है तो ये ले लें। एक तो वजन कम, दूसरे की ये भी हेल्दी रहने के लिए। तो क्या हुआ हेल्दी, लेकिन मैं आपको काट रही हूँ इसलिए बीच में क्योंकि हमारे पास इतना ही वक्त है, पर मैं एक आप सबसे एडवाइस चाहूंगी कि लोगों के लिए जहां इतने अथाह समंदर है, जहां पे बहुत ज्ञान अवेलेबल है, कैसे छांटे हम अपने लिए काम की चीज, ये भी हेल्दी है ये भी हेल्दी है, तो क्या बहुत सिंपल है। सप्लीमेंट्स का कोई जगह नहीं है हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारी लाइफ के अंदर। शॉर्टकट्स ना लें और नेचुरल चीजें जो अवेलेबल हैं उनका सेवन आप बढ़ा सकते हो। जो जिम की बात आती है कि जिम में लोग आने से हार्ट अटैक और ये सब हो रहा है, एक्चुअली जिम में आने से पहले वो क्या करके आ रहे हैं और बाद में क्या कर रहे हैं, वो बहुत कुछ उस चीज पे डिपेंड करता है। इंटरनल हेल्थ की जानकारी नहीं है। मैं इसका आपकी बात का जवाब एक आधा सेकंड। रात को उन्होंने पार्टी की, डांस किया, ड्रिंक किया, सुबह प्री वर्कआउट पी के आगे के बॉडी में फिर जोश आ जाए, तो हार्ट रेट कहाँ चला गया? हमें जी बताना। बिल्कुल अपने आप हार्ट अटैक हो जाएगा और फिर चल गए ट्रेडमिल पे। अगर हम एक हेल्थ की बात करें तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना आपकी पूरी एक बेसिक फोकस होना चाहिए। एग्जाम्पल, अच्छी डाइट लें, अच्छी नींद लें, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा सा वर्कआउट इंक्लूड करें, क्योंकि ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बच्चों में भी आजकल इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आगे जाके उनको डायबिटीज़ होती है। और इंडिया जो है और दिल्ली जो है लाइक बिगेस्ट
कैपिटल बन गई है डायबिटीज़ की, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैकेट वाला खाना और इंस्टेंट फूड हमारी लाइफस्टाइल में ऐड हो गए हैं। ये ज़रूर कोशिश करें कि आप पैकेट से कम निकालें। और अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ तो मुझे लगता है कि नेचुरल तरीके से अपनी फिटनेस बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि आप जिम जाएं, फिटनेस जो है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, न सिर्फ कि आप अभी जिम गए 6 महीने में बॉडी बनाएंगे। और नेचुरल खाना पीना, उसके साथ साथ बहुत कुछ अवेलेबल है। तो तमाम जो ज्ञान का समंदर है उसमें से अपने लिए छांटिए। जैसा अमित जी ने कहा कि लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, पर आप अपने हिसाब से देखें कि क्या आपको सूट कर सकता है, क्या नहीं। आपने बहुत महत्वपूर्ण कहा कि रात में पार्टी की, आपने शराब पी, सुबह उठ के प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले लिया और जिम चले गए, तो आपकी हार्ट रेट जो है वो कभी भी अपनी जगह पे नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और जिम जाना अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले इंटरनल हेल्थ, उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो कम से कम ये तो साफ है कि बॉडी बन सकती है बिना प्रोटीन सप्लीमेंट लिए भी, और ध्यान से लें प्रोटीन सप्लीमेंट को। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।